बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 6:30 बज रहा है शाम का और 14 अप्रैल है। और हम डिस्कस करेंगे ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात है कि ब्लॉकेड लगा दूंगा, ट्रम्प ने कहा मैं बहुत बड़ा ब्लॉकेड लाऊंगा। पिछली अपडेट में मैंने आपसे कहा था कि ये सिर्फ ब्लफ कर रहा है, ये कुछ भी इसके अंदर नहीं होगा, ये पहले ही हार चुके हैं, इनकी हार इनको एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो अपनी आवाम को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ ये करा जा रहा है। अब ये कर क्या रहा है, इसको प्रेसिडेंशियल सीट के ऊपर नहीं होना चाहिए था, इसको किसी सर्कस के अंदर होना चाहिए था या इसको किसी मेंटल इंस्टीट्यूशन के अंदर होना चाहिए था। क्योंकि कभी ये दिखाता है कि ट्रम्प टावर चांद के ऊपर बन चुका है, कभी ये दिखाता है कि ये जीसस क्राइस्ट है, हजरत ईसा है नाउजुबिल्लाह, और ये जो है वो लोगों को दोबारा रिवाइव कर रहा है। फिर जब इसको पकड़ लिया जाता है तो ये कहता है नहीं नहीं जी, मैं तो रेड क्रॉस का डॉक्टर हूं, मैं तो जो है मुझे लगा मैं रेड क्रॉस का डॉक्टर हूं तो मैं क्योर कर रहा था उसको। बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना और मतलब जाहिलाना हरकतें ट्रम्प की तरफ से समझ में आ रही हैं कि सामने आ रहा है। इसको तो मैं कहता हूं कोई डॉक्टर भी अब अगर क्योर करना चाहे तो कोई डॉक्टर भी इसको क्योर नहीं कर सकता, ये बहुत आगे निकल चुका है। खैर, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके ऊपर बात करेंगे कि ब्लॉकेड कितना सक्सेसफुल रहा अभी तक, आगे सिचुएशन चेंज हो सकती है ऑब्वियसली। ईरानियों का क्या बयान आया इसके ऊपर, चाइना का क्या सीन है इसके अंदर, चाइना जो आ गया है, चाइना के अंदर क्या लोग कह रहे हैं चाइना आ गया, चाइना आ गया, इसके ऊपर हम बात करेंगे ज़रा सा कि चाइना कितना आया और कितना नहीं आया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो अभी ट्रांजिट रूट खुला है उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसराइल के ऊपर जनरली बात करेंगे कि उनके ऊपर किस तरीके से जो है वो चेंज हो रही है यूरोपियन कंट्रीज़। सबसे पहले अगर बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉकेड की, तो 10 बजे ईटी टाइम, मतलब शाम को 7 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से ये ब्लॉकेड लगना था। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा ब्लॉकेड मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। पहले ही ईरान ने इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो कश्तियाँ हैं उनको जो है वो जाने दे रहा था, सिविलियन वेसल्स को जाने दे रहा था। ईरान का सिर्फ एक मुतालबा था कि भाई हम मिलिट्री को नहीं आने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि मिलिट्री आ जाए यहाँ पे बैठ जाए और कल को अटैक दोबारा कर दें यहाँ से। तो ये बेवकूफ़ी तो हम नहीं करने वाले, एक ही लेवरेज कार्ड हम नहीं देंगे अमेरिका को। इसके अंदर अब आप नोटिस करें, जब से ये ब्लॉकेड सो कॉल्ड लगा है, बीबीसी की खबर के मुताबिक, उनकी खुद की खबरें कह रही हैं कि ईरानी वेसल्स जो है वो जा रही है। 4 ईरानियन वेसल्स जा चुकी हैं, उनमें से काफ़ी सारी वो हैं जो अपना खुद ईरान के पोर्ट पे लोड होके गई हैं। मैंने खुद वो वेसल्स ट्रैक किए हैं, मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी लगाया। अगर आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपके पास नहीं है तो आप फेसबुक का जो वेरीफाइड पेज है उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। मेरा एक ही पेज है फेसबुक का और वो जॉन हुसैन टिक मार्क के साथ है, या फिर मैं इसके अंदर पोस्ट कर दूंगा वीडियो के अंदर कॉमेंट के अंदर। तो ईरान की इतनी सारी कश्तियां मज़े से जूस पीती हुई जा रही हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा उनको, और ट्रम्प जो है वो नज़र आ रहा है कि सिर्फ ब्लफ कर रहा था, इसके अंदर कोई इसके अंदर सच्चाई नहीं थी, हकीकत नहीं थी। इसके अंदर पहला स्टेटमेंट जो हमें देखना है वो ये देखना है कि नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के जो स्पोक्स पर्सन है ईरान के, रज़ाई साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हो सकता है हमें दूसरे कार्ड्स अब दिखाने पड़े जो हमने कार्ड्स नहीं दिखाए। मैं आपको पहले भी कह रहा था कि ईरान ने अपने पूरे कार्ड्स प्ले नहीं किए हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था कि बाबल मंदब को चोक करने की रिस्क रखता है, तो उसके ऊपर ज़रा नज़र रखिएगा, उसके ऊपर हम दोबारा वीडियो बना सकते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा रज़ाई साहब ने कि अगर ट्रम्प कह रहा है कि वो नेवल ब्लॉकेट कर देगा तो ये एक सिर्फ ब्लफ है, इट इज़ जस्ट अ ब्लफ। अब वो जो उसके अंदर वो जो अपनी जो फियर इंड्यूस्ड एग्रेशन इसको कहते हैं साइकोलॉजी के अंदर, कि जब एक बंदा फंस जाता है या जैसे एक जानवर फंस जाता है कोने में, उसको रास्ता नहीं नजर आ रहा होता कि वो किसी तरीके से बाहर निकले, तो वो हर तरफ जो है वो पंजे मारना शुरू कर देता है। तो यही वाला सिलसिला नजर आ रहा है। पोप के ऊपर जो उसने क्रिटिसिज्म किया वो भी यही नजर आ रहा है, अपनी ही रिपब्लिकन बेस में जो उसकी क्रिश्चियन मेजोरिटी है उसी को ऑफेंड करना, पोप के बारे में कह के कि पोप मेरी लिस्ट में नहीं था, पोप जो है उसको मैं खुद ही वेनेजुएला के ऊपर क्यों कंडेम कर रहा है या दूसरी चीज़ों के ऊपर पोप क्यों कंडेम कर रहा है, अमेरिका के लिए अच्छा नहीं। भाई तुमसे किसने पूछा, वो क्रिश्चियनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है पोप, वो तुम्हारी बातें थोड़ी सुनेंगे ऑरेंज मैन। तो बात सारी ये कि यहाँ पे रज़ाई साहब का बयान आ गया है कि अगर तुम चाहते हो कि सिचुएशन इंप्रूव हो तो ईरानियों की रिस्पेक्ट करो, डिफीट को एक्सेप्ट करो, और वो चीज़ें निगोशिएटिंग टेबल पे डिमांड नहीं करो जो तुम जंग में नहीं जीत पाए। ये तो बच्चों वाली बात हुई ना कि ईरान नेगोशिएटिंग टेबल में वो दे दे जो जंग से जो ज़बरदस्ती नहीं ले पाए वो बातचीत करके वो ले पाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे ईरान ने बड़ा अपना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहले ही वो हंस रहे थे, नेवल कमांडर्स पहले ही हंस रहे थे कि ये क्या ब्लॉकेट करेगा, वहाँ दूर से कश्तियाँ रोकने की कोशिश में उसने कश्तियाँ भी नहीं रोकी। अब आप सोचें कि चाइना की अगर एक वेसल जाती है और लोड करके, अभी तो ईरानी वेसल्स भी जा रही हैं बाय द वे, लेकिन चाइना की अगर वेसल्स आ रही हैं लोड करते हुए जा रही हैं, तो कैसे रोक सकता है ट्रम्प उसके ऊपर। और फिर एक और कंसर्न ये है कि बहुत सारा क्रिटिकल मटेरियल, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फ्रांस के अंदर यूरिया एक रिक्वायरमेंट है जो मेजर रिक्वायरमेंट है उनके लिए। अब यूरिया जैसे केमिकल्स अगर वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, फसल का टाइम आ रहा है, और जाहिर सी बात है पूरी दुनिया को आप ब्लॉकेट थोड़ी कर सकते हो, क्योंकि वो ईरान को तो जाहिर है ईरान की कोऑर्डिनेशन के बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई नहीं निकल सकता। इट हैज परमानेंटली, द क्वेश्चन हैज परमानेंटली क्लोज्ड।
जिसको पसंद आए जिसको पसंद ना आए, नहीं जी इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। इंटरनेशनल लॉ की मैं डिस्कशन कर चुका हूं पिछली वीडियो में, मैं बता चुका हूं एज अ लॉयर और एज अ टीचर ऑफ लॉ, असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका हूं मैं लॉ का, मैं बता चुका हूं कि भाई लीगली भी राइट बनता है। यूएनसीओएलएस का रेटिफिकेशन नहीं किया हुआ, ना ईरान ने किया हुआ है, ना यूएस ने किया हुआ है, तो वो कर सकते हैं। दूसरों में भी एग्जांपल्स मौजूद हैं कस्टमरी लॉ की। अब लोग कहते हैं नहीं जी सिंगापुर के अंदर फॉर एग्जांपल एक स्टेट है तो 100 समथिंग स्टेट्स हैं, तो उनका क्या होगा? कर ले जो कर सकता है। सवाल ये माइट इज राइट, आप कहते थे ना माइट इज राइट, सो दिस इज माइट इज राइट। सो बहरहाल अभी ईरान जो 20 साल 30 साल उनके अपने टैंकरों को डिस्ट्रॉय किया, ये ईरान कभी भी एक लेवरेज जो उसके पास है कि वो अमेरिका को इजाजत दे दे कि उनकी वेसल्स हैं और कल को अटैक कर सकें और दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल करके ईरान के ऊपर अटैक करें, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये हम सबको पता है। ट्रंप ने कहा जी ईरान की नेवी इज लेइंग एट द बॉटम ऑफ द सी, कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड। 158 शिप्स, कह रहा है कि भाई हमने छोटी शिप्स नहीं मारी, हमने जो है वो सब कुछ खत्म कर दिया। यार मैं इस बंदे के बयानात को अब दोबारा मुझे नहीं लगता कि देख भी सकता हूँ सही से, क्योंकि इतनी मजाका खेज बातें ये करता है। मैं एंटरटेनमेंट के तौर पे ज़रूर देख सकता हूँ और इसके ऊपर कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन कोई इसको सीरियसली नहीं ले सकता। अभी भी अपने ऊपर पैर पे कुल्हाड़ी मार के अपनी ही ऑयल प्राइसेस को ऊपर करके इसको क्या फ़ायदा हुआ? मैंने पिछली वीडियो में कहा था ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, बढ़ रही हैं, 140 तक भी जा सकती हैं अगर हुतीज़ इस गेम में आ गए। तो यार आपको चाहिए थोड़ा रिलैक्स करे, अब वो हार चुका है और एक्सेप्टेंस अगर नहीं हो पा रही आवाम को दिखाने के लिए कुछ चाहिए, तो हो सकता है आगे जाके ईरान बोले कि ठीक है जी लेट्स सिट अगेन, दोबारा बात करते हैं। नहीं आना आपको, नहीं आओ, हमने तो कभी रिक्वेस्ट ही नहीं किया। वो तो अमेरिकन खुद गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई आ जाओ पीस टॉक्स कर लो। तो ईरान को कोई फिक्र नहीं है इस चीज़ में और ईरान ने क्लियरली कह दिया। हो सकता है कि यहाँ पे ना सैंक्शन हटें ईरान के ऊपर, हो सकता है डील ना हो सकता है ना सैंक्शन हटें, हो सकता है कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान कंट्रोल रखे, ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, जबकि ईरान ने कह दिया कि 5 साल के लिए हम रेडी हैं, आप 20 साल के लिए कर रहे हो तो ठीक है। ईरान क्यों कर रहा है? क्योंकि दिखा रहा है कि भाई हम भी, अब लोग ये ना कहें कि हम जो है वो सिर्फ जंगी कर रहे होते हैं या हम कोई अग्रेसर है इसके अंदर। तो अगर रीजनेबली बात ठीक होती है तो होती है, नहीं होती तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर कोई चांस नहीं बनता कि सीज़फायर हो। लेकिन ये ज़रूर होगा कि आगे जाके जंग दोबारा मुझे नहीं लगता होगी। जो सिचुएशन हो चुकी है, जो दुम से इनको पकड़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता दोबारा से ये अटैक करने की सोचेंगे भी। लेबनान के अंदर जो हो रहा है, लेबनान के अंदर काफ़ी हद तक हमले जो हैं वो कम हो चुके हैं। सिर्फ एक लाइन है और हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने बयान दे दिया ईरान के सपोर्ट में, और जो लेबनान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो कैसे प्ले आउट करती हैं। और जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि क्लियरली एक इम्बैलेंस है। मतलब लेबनान की तरफ से एक एम्बेसडर उनका बैठा हुआ है और बाकी सारे जितने भी लोग हैं वो सारे या तो एम्बेसडर्स हैं या तो सेक्रेटरीज हैं। मतलब इसके अंदर मार्को रूबियो भी बैठा हुआ है इसके अंदर। तो जाहिर सी बात है किसका पॉइंट ऑफ व्यू आगे आ रहा है ये तो सबको सामने पता चल रहा है। लेकिन बहरहाल हिजबुल्लाह के ऊपर भी उस तरीके के हमले अब दोबारा नहीं हो रहे जिस तरीके के नज़र आ रहे थे। और आई थिंक एक बफर जोन के अंदर जो लड़ाई चल रही थी, उस जोन के अंदर लड़ाई चल रही है एक्टिवली, और दूसरी जगहों पे अटैक्स जो हो रहे थे पहले वो नहीं हो रहे, वो काम डाउन हो गए हैं। लेकिन इसका भी रेजोल्यूशन अभी आना बाकी है। बहरहाल अगर आगे बढ़े तो इटली ने, मैं बात करूंगा पाकिस्तान और ईरान की ट्रेड की, लेकिन इटली ने जो है सस्पेंड कर दिया है अपना डिफेंस एग्रीमेंट इसराइल के साथ। अब हमने पहले देखा था कि आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारे ममालिक किस तरीके से इसराइल के खिलाफ एक सेंटिमेंट का नज़र आना शुरू हुआ था। 7 ममालिक ने जो है वो रिकग्नाइज किया था पैलेस्टाइन को और काफ़ी सारों ने जो है वो देना बंद कर दिया था असला। वहाँ पे कनाडा के अंदर भी कह दिया है उन्होंने कि वो यूएस को पैसे नहीं देंगे जो यूएस सिक्योरिटी गारंटीज के तौर पर हर साल लेता है। 70 सेंट्स टू द डॉलर नहीं दिया जाएगा अब यूएस को। और यहाँ पे इसराइल के साथ हमें नज़र आ रहा है कि इसराइल की थोड़ी बहुत बची कुची जो प्रेशर था, जो इन्फ्लुएंस था, वो भी हमें खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अवेयरनेस लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। न्यू पॉलिटिक्स जन्म ले रही है पूरे यूरोप के अंदर और पूरे वेस्ट के अंदर, जहां पे एंटी इजरायली सेंटिमेंट को आई थिंक कैपिटलाइज किया जाएगा बाय ऑल द कैंडिडेट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल प्रो पैलेस्टाइन पॉलिसीज रहेंगी। देखें बड़े स्मार्ट होते हैं ये लोग। हिलरी क्लिंटन ने अभी जो बात की एक न्यूज़ आउटलेट के साथ, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं ट्रंप को भी क्रिटिसाइज करती हूँ, मैं नेतन्याहू को भी क्रिटिसाइज करती हूँ, बट आई लव इसराइल। तो ऐसा हो सकता है कि जंग के बाद पूरे मलबे को नेतन्याहू के ऊपर डाल दिया जाए और ट्रंप के ऊपर डाल दिया जाए, जबकि इसराइल जो है वो अपनी बैक एंड पे जो चीज़ें कर रहा है वो करता रहे। देयर इज नो डाउट कि ऐसा हो सकता है। अब अगर बात करें हम लोग, तो एक और चीज़ पाकिस्तान की डिस्कस करने से पहले, एक और चीज़, यूएई भाईजान सुधर ही नहीं रहा। यूएई ने, मतलब ठीक है सऊदी अरब का मसला हल हो गया, बातचीत हो गई, सब सही हो गया, वो ठीक हो गए हैं, कह तो रहे हैं कि ठीक हो गए हैं, इंशाल्लाह ठीक हो गए हैं। और यहाँ पे यूएई का नज़र आ रहा है कि वो अभी भी लगे हुए। मतलब आप ये देखें, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो सेंटकॉम के चीफ का विजिट था इसराइल का, उसी वक्त एक इमारती प्लेन निकला वहाँ से, यूएई से, अबू धाबी से, और ये लैंड हुआ तेल अवीव के अंदर। ये आपको क्या दिखाता है? ये आपको दिखाता है कि ये नहीं सुधरेंगे।
जो लोग दुबई में हैं, जो लोग यूएई में हैं, मैं दोबारा बार बार कह रहा हूं कि प्लीज़ ज़रा सोचिएगा अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि इन लोगों ने बार बार दिखाया है कि ये कभी भी नहीं सुधरेंगे, भले दूसरे अरब ममालिक जो हैं वो सुधरने की नहज पे आ भी जाएं। तो आगे ईरान और पाकिस्तान की अगर बात करें तो एक बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि अभी अभी ट्रेड एक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है। पहले भी जो कश्तियाँ दुबई के अंदर लैंड नहीं हो पा रही थी ट्रांसशिपिंग के लिए, जो नहीं जा पा रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, वो कराची के अंदर जो है जितनी कैपेसिटी थी उसके हिसाब से लैंड हो रही थी और सामान जो है वो रिशफल या ट्रांजिट हो रहा था। और अभी भी हमें नज़र आ रहा है कि एक नया लॉन्च कर दिया है ट्रांजिट कॉरिडोर ईरान और पाकिस्तान ने मिलके। अब यहाँ पे पहली एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट पाकिस्तान की हमें नजर आई है, जहां पे डायरेक्टर ट्रांजिट ट्रेड कस्टम सनाउल्लाह अब्रो साहब ने कहा है एक्सप्रेस ट्रिब्यून को कि मेड इन शिपमेंट जो है फ्रोजन मीट की उसको सेंड किया गया ताशकंद उज़्बेकिस्तान रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स के थ्रू। अब इस अग्रीमेंट के थ्रू उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से गुड्स जो हैं वो मूव होंगे गवादर के थ्रू, ईरान के अंदर आएंगे और सेंट्रल एशिया चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कहा है अब्रो साहब ने खुद भी कि ये कॉरिडोर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा और बूस्ट करेगा फ्रेट मूवमेंट को। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा हमें सिग्नल नज़र आ रहा है कि अगर हालात और ज़्यादा बेहतर होते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन भी हमें सही होती हुई नजर आएगी। पाकिस्तान तेल भी खरीद सकेगा ईरान से, ना भी खरीद सके तो भी आई थिंक अमेरिका का इन्फ्लुएंस इतना कम हो गया कि पाकिस्तान के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा इनका, इंशाल्लाह नज़र ये आ रहा है इस जंग के बाद। तो हालात दोस्तों बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छी तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि लबनान के अंदर जो हो रहा है, बिल्कुल उसके अंदर जो सदर्न एरियाज़ के अंदर कुछ कुछ जगहों पे हो रहा है वो एक मसला रह गया है। उसको भी आई थिंक ईरान ने इसी वजह से इतना ज़्यादा जो है वो रोका हुआ है। इसके ऊपर जब तक डेवलपमेंट नहीं होती कोई मुस्बत डील होना जो है मुश्किल है। लेकिन देखते हैं चीज़ें आगे कैसे जाएंगी। अमेरिका तो हमला नहीं कर पाएगा ईरान के ऊपर, ये बात मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। हो सकता है एक बड़ा हमला दोबारा करें, लेकिन वो तो ईरानी पहले से ही कह रहे हैं कि आ जाओ जी आ जाओ, क्या ही कर लोगे, पहले इतना कुछ कर लिया, आप क्या ही कर लोगे, जो करोगे तो आ जाओ बिस्मिल्लाह, कोई मसले की बात नहीं है। इंशाल्लाह दोबारा अगर अपडेट हुआ मैं दोबारा लगाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सब्सक्राइब किया, आपने व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो किया हुआ है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।